प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 55 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 55 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10 दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। पूजनीय, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूजनीय लिखा कैसे जाएगा ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पूजनीय लिखते हैं तो पूजनीय लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है? ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना लिखने का तरीका क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, ज्योत्सना जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत कैसे लिखा जाता है? दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो दिग्भ्रांत ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निष्कर्षता से रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो मेरे प्यारे साथियों, निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? निष्कर्षता कैसे लिखा जाता है? तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्कर्षता ऐसे लिखा जाता है। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आह्लाद लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में वर्तनी से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वर्तनी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जो इंपॉर्टेंट वर्तनी है उनकी प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। कल भी मैंने आपको वर्तनी की प्रैक्टिस करवाई थी और आज भी मैं आपको वर्तनी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अनुग्रहित, तो अनुग्रहित लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा? अतिशयोक्ति लिखने का तरीका क्या है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है?
तो मेरे प्यारे साथियों, अतिशयोक्ति लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी हैं, तो रचयिता कैसे लिखा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो रचयिता ऐसे लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, षडानन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। षडानन, तो आज जब आप षडानन की संधि करते हैं तो षडानन की संधि होती है षट धन आनन, ये इसकी संधि होती है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि षडानन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो आपको ध्यान में रखना है कि षडानन में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि इसमें व्यंजन संधि कैसे होगी? देखिए, जब आप आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद आपको टा में हलंत दिख रहा है, हलंत देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। ये मेरा तरीका है आपको समझाने का। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न क्या? धर्मात्मा, धर्मात्मा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। धर्मात्मा, जब आप इसकी संधि करते हैं धर्मात्मा की संधि होती है धर्म धन आत्मा। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? ये मिलकर बना जाके बड़ा आ। ठीक है, तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो दीर्घ तो इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेखांकित में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रेखांकित की संधि होती है रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित। ठीक है, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? छोटा आ बना। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? छोटा आ बना। तो नियम के अनुसार जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ऐसा हो आंख बंद करके दीर्घ संधि पर टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निश्चल, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आए निश्चल तो स्टार्टिंग का शब्द देखिए टूटता हुआ लग रहा है। जब आप इसकी संधि करते तो नी धन छल, नी धन छल। अगर आपने इसको मन में अगर आपने इसे तोड़ लिया तो टाइम की बचत होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप इसे तोड़ने में टाइम लगा दिया तो टाइम की बचत नहीं होगी, इसमें टाइम की खराबी होगी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आपने निश्चल को पढ़ा और आपके मन में आया कि निश्चल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, आपने मन में तोड़ा कि नी धन छल, दो विसर्ग लगेंगे इसमें। तो इस प्रकार से आप विसर्ग संधि को पहचान सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दुरुपयोग, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? अब जैसे वही तरीका आपको इसमें भी लगाना है। दुरुपयोग, अब देखिए दु धन उपयोग। ठीक है, ये आपकी संधि हो जाएगी दुरुपयोग की। जब आपने स्टार्टिंग का शब्द देखा और आपने दिमाग में ही इसको तोड़ा, यानी इसकी संधि की आपने, तो आपने देखा दो विसर्ग फिर उपयोग, तो आपके मन में आया कि विसर्ग आ रहा है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होना चाहिए और विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप क्लास को देखें ना देखें, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप तैयारी करें हमारे ही चैनल के माध्यम से, आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन जो मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर ला रहा हूँ हिंदी के, उन प्रैक्टिस सेट को देखते चलिए। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं से किसी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हो या किसी ऑनलाइन के माध्यम से कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
आप लोगों ने अगर पिछले बार एग्जाम दिया होगा तो पिछली बार मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी जनरल हिंदी की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हिंदी में जो कुछ भी पढ़ाया था पेपर में सेम टू सेम वही पूछा गया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप तैयारी करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि 21 दिन में आप घुलकर पी नहीं जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग उतनी प्रैक्टिस कीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 25 दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास या द्विगु समास? चंद्रशेखर, चंद्र पर शिखर है जिसके, चंद्र पर शिखर है जिसके यानी भगवान शिव। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, अगर प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो भी बहुप्रिय समास होगा, या भगवान के नाम आ जाए तो भी बहुप्रिय समास होगा। तो चंद्र पर शिखर है जिसके भगवान शिव, तो शिव कौन सी श्रेणी में आते हैं? भगवान शिव बहुप्रिय समास की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि दशानन, दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। ये भगवान तो है नहीं, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, जैसे कि तो इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। नीलकंठ, तो नीलाकंठ है जिनका, नीलकंठ के नाम से किनको जाना जाता है? भगवान शिव को। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। और भी उदाहरण है बहुत सारे। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, ठीक है। रात दिन, रात दिन में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास? रात दिन, देखिए आपको बीच में एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा। जब भी आपको बीच में एक ऐसा योजक चिन्ह दिखे बीच में, तो वहां पर आप आंख बंद करके द्वंद्व समास पर टिक कर दीजिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहन भाई, अब देखिए बहन और भाई, तो बहन और भाई में भी आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि अगर बीच में योजक चिन्ह हो तो वहां पर आपका होता है द्वंद्व समास। इसमें क्या शंका? देखिए तुरंत टिक मारिए, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। 10 मुख, तो मैंने आपको क्या बताया था? दशानन, दशानन भी हो सकता है पेपर में, और 10 मुख भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 10 मुख भी रावण को माना जाता है और दशानन के नाम से भी रावण को ही जाना जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 10 मुख के नाम से रावण को जाना जाता है। तो ये रावण जो है प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो जहां पर प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो मैंने कल आपको बताया था और फिर से बता रहा हूं कि यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाएं वहां पर होता है आपका अव्ययभाव समास। अब जैसे कि यथाशक्ति में आपको स्टार्टिंग का जो शब्द है आपका यथा, यही कॉमन है सबसे ज़्यादा। यथा दिख रहा है आपको, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। और भी शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द होते हैं, बस आपको स्टार्टिंग का शब्द देखना है, शुरुआत का शब्द देख लीजिए और मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देशभक्ति, देखिए देशभक्ति में कौन सा समास हो? देखिए देश अलग है और भक्ति अलग है। देश और भक्ति यानी कि देश की भक्ति, ये कह सकते हैं आप लोग, देश की भक्ति, ना कि आप देश से बाहर है तो देश की भक्ति होगी। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो दोनों शब्द को जोड़ा गया, क्या बना नया शब्द? देशभक्ति। तो यहाँ पर जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हस्तलिखित, यानी कि हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? वही तरीका आपको इसमें भी यूज करना है। कैसा तरीका? अब देखिए हस्त अलग है और लिखित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? हस्तलिखित। तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब त्रिनेत्र में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि त्रिनेत्र के नाम से किनको जाना जाता है? त्रिनेत्र यानी ये संख्यावाची शब्द है, तो आपने दिमाग लग जा कि जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर द्विगु समास होता है, और बीच में योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। भरपेट में कौन सा समास होता है? ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर। जैसे कि भरपेट,
तो आपको जो स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वही मेन कॉमन होता है, वही आपको देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आनंद मग्न। तो आनंद अलग है और मग्न अलग है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर ऐसा हो दोनों को जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया आनंद मग्न। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। तो बेमल शब्द की पहचान करनी है आपको, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेमल शब्द वाले। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। अब इसमें आपको दिख रहा होगा अमृत और पीयूष और सुधा, लेकिन लोचन जो है इसको आंखों को कहा जाता है। तो लोचन अमृत, पीयूष, सुधा से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो लोचन जो है आपका ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। तो आपने दिमाग लगाया कि सुमन, कुसुम और पुष्प, लेकिन चमन का जो अर्थ है ये कहीं कहीं से कहीं दूर दूर से भी मेल नहीं खा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। समझ, सोम, बुद्धि, अकल। अब आपने दिमाग लगाया कि समझ, बुद्धि, अकल ये दिमाग के काम होते हैं, लेकिन सोम जो है ना ये आपका बिल्कुल अलग शब्द हो गया, यानी कि बेमल शब्द। सीमा, सागर, पारावार, जलधि। इसमें भी आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। सीमा, सागर, पारावार, जलधि। तो आपने दिमाग लगाया कि सागर, पारावार, जल्दी, लेकिन सीमा जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दोष, परिवार, निंदा, बुराई। दोष, परिवार, निंदा, बुराई। तो आपने दिमाग लगाया कि परिवार जो है अलग शब्द है, दोष, निंदा, बुराई ये तीनों जो चीज़ें हैं, जैसे कि दोष हुआ आपका, निंदा हुआ, बुराई हुआ, ये चीज़ें तीनों चीज़ें कॉमन में आ जाती हैं। जैसे कि किसी पर आप दोषारोपण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार शब्द जो है ना ये बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में एक बात और आ रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि दोष जो है दोष ये बेमल शब्द हो जाएगा। अब दिमाग आप ही लगाइए। अच्छा, दोष जो है और निंदा है और जो बुराई है, निंदा भी कर रहे हैं आप किसी और दोषारोपण भी किसी पर कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तो परिवार आपका जो है परिवार ये होना चाहिए बेमल शब्द। अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए परायण जो है ना, परायण ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, बल्कि अन्याय, धांधली और अंधेर ये सब तीनों शब्द कॉमन हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानशीन। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन इस पर राजा बैठता है, लेकिन जानशीन जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त, धन, वृत्ति, भत्ता। अब इसमें देख सकते हैं वित्त जो है आपका ये भी धन के श्रेणी में आ जाता है, धन हुआ और भत्ता हुआ ये भी श्रेणी में, लेकिन वृत्ति जो है ना ये जो शब्द है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आभूषण हुआ, जेवर हुआ और अलंकार ये सोने की श्रेणी में जाता है, लेकिन नागर जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। सौरभ, जलज, पंकज, कंज। देखिए सौरभ जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 36 से 45, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शामिश का विलोम शब्द क्या होता है। निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। शामिश का विलोम शब्द क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों शामिश का विलोम शब्द होता है निरामिष। क्या होता है, निरामिष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है, धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। अब व्यय का उल्टा क्या होता है, व्यय का उल्टा होता है आय। क्या होता है, आय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, विप्लव, विरह, वियोग, पार्थक्य। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, तो संयोग का विलोम शब्द होता है
वियोग। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? पिछल, चिकड़, स्टिनिंग, सरस। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, रुक्ष का विलोम शब्द होता है स्टिनिंग। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? अच्छा, बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों संगठन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। विकास का विलोम शब्द क्या होता है? उल्लास, हास, विनाश, परिहास। तो मेरे प्यारे साथियों, विकास का विलोम शब्द होता है हास, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनायास का विलोम शब्द क्या होता है? सायास, विप्रयास, प्रयास, आभास। तो मेरे प्यारे साथियों, अनायास का विलोम शब्द होता है सायास। क्या होता है? सायास। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? कालिमा, लघुमा, अरुणिमा, लालिमा। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघुमा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? वीणा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 55। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। अब देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसको कहते हैं विजित। जाहिर सी बात है। सूर्य के उदय होने का स्थान उसको क्या कहते हैं? तो सूर्य के उदय होने का स्थान को क्या कहते हैं? उदयांचल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको क्या कहते हैं? वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, जिसे बहुत बातें करनी आती हों उसको कहते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण, प्रेमी। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको हम कहते हैं स्त्रैण। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? बराबर, जटिल, अविषम, विषम। जो समान ना हो उसको हम कहते हैं विषम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उसको हम कहते हैं साक्षर। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंगर। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं किकृत्य मूल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 55 में आपको 50 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो अगर आपने 55 में 50 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।